रहीम प्रोग्राम न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान हैं एसपी इकबाल टाउन डिवीज़न लाहौर डॉक्टर मोहम्मद उमर। हम उनसे पूछेंगे स्ट्रीट क्राइम की वारदात कैसे होती है, स्ट्रीट क्रिमिनल किस तरह शहरियों को लूटते हैं और किस तरह का असला वो दौरान वारदात इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीट क्राइम पर कैसे काबू पाया जा सकता है, और भी बहुत से सवालात और उनके जवाब लेंगे हम डॉक्टर उमर से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें हमने देखा है कि हमारे जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो जिस तरह से ये जो ये डकैत गैंग होते हैं, ये स्ट्रीट क्राइम्स में ये शहरियों को लूटते हैं, उससे फिर जो अफेक्टेड जो सिटीज़न होता है उसका एक तो ये कि उसकी जो इम्पोर्टेंट बिलोंगिंग्स हैं वो चली जाती हैं, और फिर उससे जो है ना वो इलाके में खौफ व हिरास फैलता है। जब वो दूसरा चलते हैं कि यहाँ पे हमारी गली में जो है ना ये दो मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने आके हमसे मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया, वॉलेट भी ले गए, अगर हमसे मोटरसाइकिल छीन लिया, तो फिर वो जब ये बात दूसरे तक पहुँचती है तो फिर लोग खुद को गैर महफूज समझना शुरू हो जाते हैं। तो इसके हवाले से हमारी टीमों ने, आपने देखा कि लाहौर में तमाम जो है ना वो एक हमारे जो पुलिस की टीमें हैं वो अपने मुख्तलिफ मुतहरक गैंग्स जो हैं, एक्टिव गैंग्स होते हैं जो भी जेलों से बाहर होते हैं या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनकी अगेंस्ट वो उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आपने देखा कि सेफ सिटी का सिस्टम लाहौर में बहुत अच्छा एक मरबूत सिस्टम मौजूद है, उसकी हेल्प लेते हैं कि जहाँ पे कहीं पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे यहाँ पे एक वारदात हुई है, यहाँ पे किसी बंदे से वेपन के ज़ोर पे कोई इससे वारदात होगी, रहस्य नहीं होगी। फिर जब वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमें कोई सेफ सिटी का कैमरा मिल जाए। जब सेफ सिटी का कैमरा अगर मिल जाता है तो फिर हमारे लिए एक बहुत सहूलत हो जाती है कि उनको वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के थ्रू और फिर उनकी ट्रैकिंग के थ्रू कि वो कहाँ पे मूवमेंट करते हैं। कई जगह पे अगर हमें गलियों में अगर वो चले जाते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे नहीं होते। तो फिर वहाँ पे हम लोकल कैमरास, जो वहाँ पे किसी शॉप्स, कोई बैंक है वहाँ पे, कोई शॉप है, कोई मार्केट है, वहाँ पे हमें कैमरे मिल जाते हैं। फिर हम उनके थ्रू उनकी फुटेज, उनकी टाइम कि ये यहाँ से मूव करके किस तरफ के, तो इससे हमें ना रफ़ आइडिया हो जाता है कि ये लड़के जो मोटरसाइकिल पे वारदात करने आए थे इस इलाके में, ये वारदात करने के बाद किस डायरेक्शन में गए हैं, और ये फिर उनका पैटर्न भी हम एक ट्रेंड हम देखते हैं कि इन्होंने ये वारदात इस टाइम पे इस हॉट स्पॉट, मतलब वो हमारा क्राइम पॉकेट होता है ना। अच्छा सर, ये स्ट्रीट क्रिमिनल कैसे वारदात करते हैं, इनका तरीकाकार क्या है, कैसे ये लोगों को लूटते हैं? अब जिस तरह से हमने इसका ट्रेंड देखा है, अब ये एक ऑर्गेनाइज्ड ये ग्रो नहीं रहे। अब ये वैसे ही अपनी वारदात के लिए मोटरसाइकिल एक उनके पास होता है, अक्सरों के पास जो है ना वो साथ में एक वेपन होता है। वो फिर सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि हम स्ट्रीट्स के अंदर जाएं जहाँ पे कैमरास ना हो, यहाँ पे कोई सेफ सिटी हो, और दूसरी बात ये कि जहाँ पे उनको ये हो कि हमने एस्केप कहाँ से करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इन क्रिमिनल्स के वारदात के बाद हमें भागने का कहा है। अगर वो उनको ये हो कि अगर हम इन गलियों में वारदात कर रहे हैं लेकिन हमें फिर बाद में एस्केप रूट का नहीं पता, तो वो ऐसा जो है ना वो फ़ौरन पकड़ जाते हैं। लेकिन ये ट्रेंड हमने देखा है कि जैसे वो वारदात करने के बाद जिस तरह से वो गलियों से निकल के गायब होते हैं, और फिर जब हम उनकी मुख्तलिफ़ कैमरास के थ्रू उनकी ट्रैकिंग करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये इस इलाके में आए हैं। ये इस इलाके का इन्होंने पहले नो हाउ ली है कि ये इस इलाके में ये कनेक्टिंग रोड्स हैं, ये लिंक रोड्स हैं, और अगर हम यहाँ पे वारदात करके अगर हम यहाँ से आज इस रोड पे, मेन रोड पे चले जाएं, तो फिर हम कैमरा से भी बच सकते हैं, और हमारे लिए फिर यहाँ से निकल कर आगे कहीं दूसरी रोड पे चले जाना। पूरी वर्किंग करके आते हैं। जी बिल्कुल। इसमें जो तो प्रोफेशनल हुए, इसमें जो है ना हमने जो इनका ट्रेंड देखा है वो ये है कि जो हमने इनकी वर्किंग भी की है मुख्तलिफ, क्योंकि हमने पहले सारा स्टडी करके कि कौन सा गैंग जो है किस टाइम पे, किस एरिया में, और फिर वारदात करने के बाद वो किस एस्केप रूट के थ्रू निकलता है। तो उससे ये है कि वो पहले यहाँ पे प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे वो पहले इसका सर्वे करके फिर उसके बाद फिर वो वारदात करते हैं। तो उसी के थ्रू फिर हमने उसी तरह वर्किंग, हमने जिस तरह से उन्होंने एक तरह प्लानिंग, फिर हमने भी उसी तरह से प्लानिंग करके कि अगर इन स्ट्रीट्स में वो ये कार्रवाई करते हैं
और फिर वो ये वाला स्केप रूट करते हैं। तो हमने वहाँ पे अपनी जो है ना वो नफरी प्लेन क्लोथ्स में भी लगाई होती है कि जैसे ही हमें कोई इतला मिलती है कि यहाँ पे कोई गैंग जो है ना इसने कोई वारदात की है, तो फिर हमारा जो एस्केप रूट्स पे नफरी है वो फ़ौरन एक्टिव हो जाती है। फिर हम जहाँ पे मेन कनेक्टिंग वहाँ पे हम सारों ने अपने जो है ना मुख्तलिफ बाइक्स पे बंदे खड़े किए होते हैं। तो इस तरह से हमने इनको ट्रेस करके इस पकड़ा। वक्त लाहौर में किस किस नौयत की वारदात करने वाले कितने गिरोह जो हैं वो एक्टिव हैं? इसमें जो ये ग्रोह की है ना कि ये कितने ग्रोह हैं, इसमें ग्रोह पकड़े जाते हैं, फिर जब वो चालान होते हैं, फिर वो सम हाउ कोई ज़मानत के थ्रू फिर वो जब आ जाते हैं दोबारा, फिर वो इस तरह की दोबारा एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। जब हम इनको पकड़ते हैं तो इनका पूरा एक रिकॉर्ड होता है। इनका हम पहले हम रिकॉर्ड चेक करते हैं कि ये पहले किस किस वारदात में अरेस्ट हुए थे और कितनी देर पहले अरेस्ट हुए थे। तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये तो अभी इनकी तो अभी मार्च में कोई FIR हुई थी, उसके बाद ये जेल में गए थे, तो इसका मतलब है कि ये अभी कोई पिछले महीने ही बाहर आए हैं और इन्होंने आके फिर ये काम शुरू कर दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि वो पहले किस जुर्म में अरेस्ट हुए और फिर कितनी देर जेल में रहे और फिर बाहर आके उन्होंने ये कार्रवाई की। और जो नेचर ऑफ क्राइम ये कर रहे हैं उसमें एक तो होता है स्नैचिंग, कि एक बंदा जो है ना वो गुजर रहा है, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है, तो ये गुजरते गुजरते पहले इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम इस बंदे का जो है ना वो गली से जा रहा है और इसका जो हाथ है अपने मोबाइल के साथ है, तो हम इसके साथ से गुजरेंगे और जो पीछे वाला लड़का है वो एक जो है ना वो उसको ऐसे स्नैच करके फ़ौरन निकल जाएगा। 1 to 5 बाइक इसलिए इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसके जो है ना भागने का एक इनके लिए बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिल जाती है। दूसरा जो क्राइम है वो है विद वेपन। उसमें ये करते हैं कि जब वो देखते हैं कि कोई बंदा कहीं पे कोई सुनसान जगह पे, यहाँ पे कोई और नहीं है या रात के अंधेरे में कहीं पे खड़ा है, और वो फिर वहाँ पे अपने बाइक को रोक कर, 2 लड़के होते हैं, पीछे वाला लड़का उतर के पिस्टल का इस्तेमाल करता है। पिस्टल का इस्तेमाल उसको डरा कर उसके पास वॉलेट जो उसे मिल जाए, उसके पास अगर कोई गोल्ड की रिंग मिल जाए, कोई चेन मिल जाए वो, या उसका जो कीमती मोबाइल फ़ोन है वो उससे ले लेता है। जो भी उसके पास बिलोंगिंग्स, कोई लैपटॉप होता है, ये जो है ना रॉबरी का एक तरीकाकार है। अच्छा सर, डकैती, रॉबरी, राजनी, झपट्टा, इन चारों में क्या फ़र्क है? जो चपट्टा होता है वो मैंने आपको ये बताया कि वो बंदा मोबाइल फ़ोन पे बातें करते हुए जा रहा था, उस बंदा आया पीछे से, बाइक पे 2 बैठे हैं, पीछे वाले लड़के ने ऐसे चपट्टा करके उसका मोबाइल छीन लिया और वो निकल गए। वहाँ पे कोई वेपन यूज़ नहीं हुआ। जो रॉबरी है, इस पे कौन सा जुर्म लगता है, कौन सी दफ़ा? इस पे सेक्शन 356 356 GPPC पाकिस्तान पिनल कोड। अच्छा, राजनी और रॉबरी, इसमें क्या फ़र्क? ये जो रॉबरी है वो होती है विद द हेल्प ऑफ वेपन, कि आपने उसको वेपन गन पॉइंट पे आपने उससे जो है ना कोई उसकी बिलोंगिंग्स को आपने छीन लिया। अब ये रॉबरी में बंदे 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं। डकैती में भी यही होता है कि डकैती में भी आप वेपन के ज़ोर पे, गन पॉइंट पे उससे जो है ना वो चोरी करते हैं, उससे जो उसकी बिलोंगिंग्स होती हैं उससे उसको डिप्राइव करते हैं, महरूम करते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ पर्सनस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब 5 और मोर। 356, 392, 394, 395, कानून क्या कहता है इस बारे? 394 वो एक डिफरेंट है कि उसने जो है ना ड्यूरिंग रॉबरी उसने मज़ाहमत की विक्टिम ने, और इन्होंने उस मज़ाहमत में उसको समहाउ कहीं पे फायर कर दिया, जिससे वो ज़ख्मी हो गया, इंजर हो गया, तो वो 394 सेक्शन PPC में फॉल करता है। इनकी डिफरेंट जो है ना वो इंटेंसिटी की सज़ाएँ हैं। जिस तरह से 356 है सेक्शन, वो स्नैचिंग, उसकी सज़ा कम है। इसी तरह से जो रहज़नी है 392 PPC, उसकी जो है थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा है, 3 to 7 ईयर्स है। इसी तरह अगर हम जाएं तो डकैती, उसकी उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी है। और अगर आप रहज़नी के दौरान अगर किसी को ज़ख्मी कर दें तो 394 सेक्शन, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह का क्राइम करते हैं। अगर आप सिंपल क्राइम करेंगे, चपटा कर दिया, तो फिर उसकी जो है ना पनिशमेंट लॉ में कम है। इसी तरह से अगर आपने उसको वेपन के थ्रू कर दिया 5 से कम लोगों ने, तो फिर वो एक रॉबरी में आ जाती है 392 सेक्शन PPC। उसकी जो इंटेंसिटी है वो उससे ज़्यादा है स्नैचिंग से। और अगर वो डकैती में कन्वर्ट हो जाती है, 5 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो उसकी पनिशमेंट फिर उस हिसाब से है। और अगर आप किसी को इंजर कर देते हैं, वेपन इस्तेमाल तो आपने किया लेकिन आपने उससे फायर भी कर दिया, तो उसकी फिर इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आप जान जोखों में डाल के डकैत को पकड़ते हैं, एक ख़तरनाक डाकू को, राहज़न को पकड़ते हैं, लेकिन वो कुछ ही दिनों में बाहर दोबारा आ जाता है?
क्या कहीं तफ्तीश में कोई सुकम है जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, या जो लुटने वाले हैं वही इस केस को, अपने केस को परसू नहीं करते? देखिए, इसमें अगर कोई बंदा, जिस तरह से हमने एक बंदा हमारे पास कंप्लेंट लेकर आया कि जी मेरे साथ रॉबरी हो गई है, ठीक है, हमने उसकी फ़ौरन एफआईआर कर दी, उसके ऊपर केस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हम उससे हेल्प लेते हैं कि ज़रा हम कैमरे में उसको साथ रखते हैं ताकि वो हमें आइडेंटिफाई करा दे कि मैं ये जा रहा था और ये मेरे साथ आया। फिर ये सारे प्रोसेस जब ये हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, उससे आगे फिर हम खुद काम करते हैं। फिर हम कंप्लेनेंट से कहते हैं कि जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको जो है ना वो फिर बुला लेंगे ड्यूरिंग तफ्तीश। तो जब वो फिर हम डिफरेंट कैमरास पे वर्क करते करते उनका रूट देखते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे वो जाते हैं, ये आप उसको पकड़ लेते हैं? हम उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम उससे रिकवरी थाने ले लेते आते हैं, रिकवरी करते हैं, तफ्तीश होती है, इंकशाफात होते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद उसके वो बाद फिर बाहर होता है। इसके बाद जब हम कंप्लेनेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, अब इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, उसे कहते मैं हैं वही पूछना चाह रहा आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, एक शनाख्त परेड होती है। उसमें हम फिर मुलजिमों को बंद भी करते हैं थाने में। उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है कि उस टाइम पे मुलजिम से किसी ने मिलना नहीं होता, और ये कि वो फिर कंप्लेनेंट ने उसको, जो विक्टिम है, जो जिसके साथ रॉबरी हुई होती है, उसने फिर उसको पहचानना होता है। वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अब वो अक्सर ऐसा इन केसेस में जो विक्टिम है वो कहता है कि मेरे पास, पहली बात तो ये कि वो कहता है कि मैं कोई जॉब करता हूँ और मैं कहीं स्टडी करता हूँ, मैं दूसरे शहर में हूँ, तो मैं जो है ना वो मैं यहाँ पे प्रॉपर बार बार मैं नहीं आ सकता, मैं इस आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए मैं नहीं जा सकता। या फिर वो ये कि वो कहता है जी अब आपने मेरा मुलजिम पकड़ लिया, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे वापस कर दें। तो उसका तो तरीकाकार है ना कि वो कानून के फिर उसकी सपुर्दारी थ्रू मजिस्ट्रेट से होती है। वो कहता है मेरा नुकसान पूरा हो गया जी, बाकी सारा सिस्टम भाड़ में जाए। हाँ जी, एक तो ये है चीज़, और दूसरी ये कि अक्सर केसेस में हमने ये देखा है कि जब वो हम मुलजिम पकड़ते हैं तो ये खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाते हैं। उसकी हमने कई दफ़ा वजह भी पूछी है, तो उन्होंने ये कहा कि हम क्यों दुश्मनियाँ पैदा करें कि मैं इसको पहचानूं कि हाँ मेरा यही मुलजिम था। फिर वो जो अब 1-2 दफ़ा कंप्लेंट से हमने भी पूछा कि आपको वो मुलजिम तो जेल में है, तो आप उससे क्यों डर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, वो उसकी फैमिली उधर रहती है, तो उन्होंने कहा है कि आप हमसे सुलह करें और ये चलो गलती होगी, इस तरह के मामला। तो सम टाइम्स वो कंप्रोमाइज़ करते हैं और सम केसेस में वो फॉलो नहीं करते। आप समझते नहीं सर कि ये भी क्राइम में इजाफे की एक बड़ी वजह है, मुकदमात को परसू ना करना? देखें, इसमें जब हम एक मुलजिम को, जो एक रॉबर होता है, उसको मुख्त कैमरास की ट्रेसिंग करने के बाद जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसका ठिकाना मालूम कर लेते हैं, फिर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अरेस्ट करने के बाद उससे वही चीज़ रिकवर भी कर लेते हैं जो उसने छीनी है, तो फिर तो वो केस जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और वो एक उसमें तो ये है कि अब बस हमने इसका चालान जमा करवाना है और फिर बाद में इसका ट्रायल जब भी होगा तो उसको जो है ना कोर्ट की तरफ से ये मतलब कि एक क्लियर कट केस है। लेकिन जब इसमें जब कोई केस इसको फॉलो ही नहीं करेगा, जब कोई विक्टिम इसको आगे केस को लेकर ही नहीं जाएगा, तो फिर वो केस जो है ना वो एक हो जाता है कि इसको कोई फॉलो करने वाला ही नहीं है, तो फिर उसमें जो है ना उसको फ़ायदा हो जाता है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाता है। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि तफ्तीश में भी कहीं ना कहीं सुकम होता है, जानबूझ के वो छोड़ा जाता है सुकम, जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, इसमें तफ्तीश में देखें इम्प्रूवमेंट तो हर जगह चीज़ें बेहतर होती रहती हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जहाँ जहाँ पे कुछ डेफिशिएंसीज निकलती हैं वो हम खुद इसमें अपने जो हमारे आईओज़ हैं हम उनको भी डिफरेंट वर्कशॉप्स के थ्रू एजुकेट भी करते हैं कि ये वाली गलतियाँ जो पहले हुई हैं वो इस तरह मज़ीद नहीं होनी चाहिए। या अगर कोई हमारे सामने कोई कोर्ट से कोई फ़ैसला आता है कि जी इसमें जो है ना वो मुलजिम की जो बरी हुआ है उसकी वजह ये है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की गलतियाँ जो है ना वो दोबारा ना हो, और इसमें वो बहुत कम केसेस होते हैं, और उसमें फिर हम एजुकेट करते हैं अपने बंदों को कि इसमें तो वो क्लियर कट नहीं होती। फिर एफआईआर में अगर कोई हमारे पास कोई गलतियां हो जाती हैं कुछ, तो वो हमने इसकी प्रॉपर इसकी अपने जो थाने में जो हमारे जो एफआईआर लिखते हैं उनको भी हम एजुकेट करते हैं, उनको पनिशमेंट्स भी देते हैं कि ये गलतियाँ आपने, पहले वार्निंग देते हैं, फिर उसके बाद हम उनको पनिशमेंट्स भी देते हैं कि आपने इस तरह की गलतियाँ कि अगर मुलजिम हैं, अगर कोई कि वो कंप्लेंट ने बताया कि मेरे साथ रहज़नी हो गई और उसने बताया कि 2 बंदे थे, तो उसके हुलिये भी लिखने हैं कि वो किस तरह के बंदे थे, उनकी जिसामत क्या थी, उन्होंने कपड़े किस तरह के पहने हुए थे, और उन्होंने कोई चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, किसी ने कोई जो आगे मोटरसाइकिल चला रहा है उसने हेलमेट पहना हुआ था, कि ये सारी चीज़ें वो एफआईआर में फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का हिस्सा बन जाए। तो ये तमाम चीज़ें हम कोशिश करते हैं। समटाइम्स ये एफआईआर में अगर कोई मिस कर दे
तो फिर हम उसको प्रॉपर जो है उसका फिर तरीकाकार है कि ये इसकी हम डिपार्टमेंटली इसको प्रोसीड करते हैं जिस बंदे ने एफआईआर लिखी होती है कि ये गलतियाँ क्यों हुई हैं। अच्छा सर, 392 को 380 या 356 में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस अब भी जारी है? बिल्कुल नहीं। इसमें आपने ये देखा होगा कि जो कंप्लेनेंट है जब वो 15 पे कॉल करता है कि 15 पे कॉल की कि मेरे साथ जो है ना वो गन पॉइंट पे कोई चीज़ ले गए, तो उसमें जो उसका वर्जन होता है वही चीज़ हम एफआईआर में लिखते हैं। अभी आपने ये भी देखा होगा कि समटाइम्स मैंने ये भी एफआईआर पढ़ी है कि वो जो विक्टिम है उसने कहा कि मैंने वेपन देखा नहीं लेकिन मेरी कमर पे उसने कोई चीज़ लगाई थी तो उसको लगा कि ये वेपन है, तो हमने वही चीज़ जो है वो एफआईआर में लिखी कि ये रॉबरी ही है, कि उसने अपनी आंखों से ये वेपन नहीं देखा लेकिन उसने मुलजिम की जो है कोई उसको लगा कि उसने अपनी फिंगर या उसको कोई ऐसी चीज़ शार्प है जो वेपन उसकी कमर पे रखा और उसने उससे जो है ना वो वेपन उससे कोई चीज़ उसने छीन ली। तो ये चीज़ जो है, और दूसरी बात यह कि फिर इसको क्रॉस चेक किया जाता है डिफरेंट ऑफिसेज़ में, उनके स्टाफ जो हैं वो भी इसको चेक करते हैं कंप्लेनेंट को पर्सनली कॉल करके कि आपने जो है ना 15 पे कॉल की थी कि आपके साथ जो है ना वो कोई रॉबरी हुई है, कोई गन पॉइंट पे आपके साथ हम ये पूछते हैं कि आपके साथ हुआ क्या था, तो फिर वो खुद ही बताता है कि मैं इस टाइम पे यहाँ से ऐसे गुज़र रहा था तो कोई बंदा आया और उसने बैक साइड से मुझे कहा कि रुक जाओ, मेरी कमर पे कोई चीज़ रख दी जिससे मुझे लगा कि ये वेपन है। तो हम देखते हैं, ऐसे क्रॉस मैच करते हैं कि एफआईआर में क्या था, तो जो उसकी एप्लीकेशन उसमें क्या लिखा था, तो ये सारी चीज़ें मैच करती। कहीं पे अगर हमें ऐसा लगे कि ये चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही तो फिर हम मुतल्लिका जो एफआईआर लिखने वाला है जिसने उसको अटेंड किया है, मुतल्लिका एसएचओ है, उससे बात करने का प्रॉपर तरीकाकार मौजूद है। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर उमर के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर उमर के साथ गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक पे जाने से पहले ख़त्म किया था। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि अब मुकदमात के अंदराज में दफ़ात की हेर फेर नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा है, और इसमें मैंने डिस्कस किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट फॉरम्स पे इसको बार बार चेक किया जाता है। कंप्लेनेंट के को कॉल करके उससे पूछा जाता है पहले कि आपके साथ वारदात किस नेचर की हुई और कैसा हुआ, तो फिर वो जो वर्जन बताते हैं, अगर वो एफआईआर अगर कोई हेर फेर कर दे तो फिर उसके साथ उसके फिर तरीकाकार मौजूद है कि हम डिपार्टमेंटली उसको पनिशमेंट देते हैं और हमने दी भी हैं। मसलन अब तक कितने डिपार्टमेंटल एक्शन हुए हैं? इसमें जितने भी डेली बेस पे हम देखते हैं, तो अगर किसी ऐसी एफआईआर हमें निकलती है कि क्यों करते हैं सर ये डकैती को नहीं में वैसे होता है, ये प्रैक्टिस क्यों है? चले माजी पे हम चलते हैं। नहीं, इसमें देखें जब वो 15 पे कॉल करता है ना कंप्लेनेंट, तो उस टाइम पे वो अगर इस तरह की कॉल कर दे कि जी मेरे साथ रॉबरी हुई है, तो फिर हम उस कैमरे के साथ वो सारा कुछ वेरीफाई करते हैं और ऐसा ही निकलता है, उसमें सारा कुछ प्रोसीजर ऐसे ही हो जाता है, एफआईआर हो जाती है सारा कुछ। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट हमें स्टार्ट में यही कहते हैं कि रॉबरी हुई थी, लेकिन फिर वो बाद में कहते हैं जी नहीं रॉबरी नहीं हुई, मतलब मेरे से छीना गया है, कोई चीज़ छीन के ले गए हैं। अगर आप समझते हैं कि वारदात मशकूक है तो फिर आप 57 ज़मन 2 की रिपोर्ट उसमें फिर ये देखें, उसमें एफआईआर तो हम देते हैं जो उसका वर्जन होता है कंप्लेनेंट का, हम उसमें एफआईआर तो वही देते हैं, लेकिन फिर बाद में देखें तफ्तीश में जब वो जो हमारा मुद्दई है, जो विक्टिम है, वही साबित नहीं कर पाता कि मेरे साथ रॉबरी हुई है, कोई एविडेंस, कोई सीसीटीवी फुटेज, जब वो तफ्तीशी खुद जाके सारा कुछ देखता है, तो वहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिसमें वो
जिसमें जो उसने जो वर्जन दिया था एफआईआर के टाइम पे वो डिफरेंट होता है और फिर वो खारिज हो जाती गुज़श्ता है। दिनों बहुत ज़्यादा डकैत गैंग, तकरीबन 14 के करीब आपने डकैत गैंग पकड़े थे। जी बिल्कुल। कैसे पकड़ लिए इतने सारे गैंग? कुछ जाल बिछाया था कि ऐसे फेंका और सारे आगे उसी? नहीं, इसमें ऐसा हुआ था कि इसमें देखें डकैत गैंग के पीछे तो हमारे एसएचओज़ हर वक्त रहते हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसको मटेरियलाइज़ करके उसके पीछे। फिर हमने अपनी डिवीजन में एक स्पेशल कैंपेन चलाई थी इस बारे में। हमने जो है ना तमाम एसएचओज़ को टारगेट्स दिए थे डिपेंडिंग अपॉन के उनके एरिया में कितना कितना क्राइम ये है। वाकई डकैत गैंग थे कि लड्डू गैंग थे? ये सारे के सारे रिकॉर्ड याफ्ता और डकैत गैंग है जिनके ऊपर पहले भी जेन्युइन गैंग थे? जिनके ऊपर पहले भी एफआईआर्स हैं और जेन्युइन गैंग है कि हमने उनसे रिकवरीज की हैं। अच्छा। हमने जो टोटल हमारे पास 31 मुल्ज़िमान थे, 14 गैंग्स के 31 मुल्ज़िमान को आपने 31 मुल्ज़िमान थे और इन क्या मुल्ज़िमान बरामद हुआ इनसे? इनको मुल्ज़िमान को अरेस्ट करने में हमारी जो एसएचओज़ ने बहुत सारी अपनी ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ये तमाम यूटिलाइज़ करके इन्होंने एक लिंक से दूसरे लिंक पे पहुँचे, उसको इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि ये हमने उसको मुख्तलिफ़ तस्वीरें दिखाई जो फुटेज सीसीटीवी फुटेज से हमने ली हुई थी कि ये वाला बंदा कौन है। तो फिर उसने, क्योंकि ये चोर ही चोर को जानता होता है ना, तो फिर उसने चोर ने बताया कि ये मैंने उधर देखा है, उस गैंग में होता है। फिर हमने उसको जाके पकड़ा तो उसने भी 2 बंदों का हमें और बताया। तो ये हमने एक ना चेन के थ्रू काम किया। तमाम एसएचओज़ ने एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर किया कि मेरे इलाके में ये वाला जो है ना ये चोर रहता था, इसको पहले हमने पकड़ा था, जेल में डाला था, अभी ये सुना है कि ये बाहर आया है। फिर वो अपने सोर्सेज से चेक करते हैं कि यार इसके ना ये जो पहले जहाँ पे रहता था वहाँ पे चेक करो, ये रह रहा है, वहाँ पे तो नहीं रहता, ये चेंज करते रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि नहीं यहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन इसको उस फलां बंदे ने उस इलाके में देखा था। फिर उस इलाके में जाके वो ये देखें कितनी इसमें कितनी मेहनत है कि पहले उसको ट्रेस करना, रैकी की, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू फिर उसको इसका वेयर अबाउट्स पता कराना कि ये अब आजकल कहाँ पे है। पहले तो ठीक है हमने उस इलाके से पकड़ा था, एसएचओ कहता है जी मैं अभी इधर हूँ, तो इससे पहले मैं कहीं और एसएचओ था, मैंने तब पकड़ा था। तो फिर वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल करता है कि पहले जब ये बंदा पकड़ा गया था तो फिर कौन आया था इसके पीछे, फिर उस बंदे के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेता है कि ये अब किधर है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इंटरलिंक करते हैं फिर बंदे हमें एक लिंक से दूसरा बंदा भी मिलता है, उसको भी पकड़ते हैं, फिर उससे भी बताता है। जब हम तस्वीरें दिखाएं कि ये देखिए ये मोटरसाइकिल चोर है, ये मोटरसाइकिल, ये वीडियो दिखाते हैं कि ये मोटरसाइकिल इसने हमारे इलाके से उठाई है, तो आप इसको पहचानते हैं। और वो देखता है, वो कहता है कि हाँ इसको मैंने फ़लाँ इलाके में देखा है, ये मोटरसाइकिल कहाँ लेके जाता है, वो फ़लाँ कोई ना वहाँ पे एक ना स्क्रैप की कोई दुकान है, वहाँ पे जो है ना जाके बेचते हैं उसके पार्ट्स खोल के। हमने फिर ये सारी वर्किंग की, फिर हमने उस शॉप स्क्रैप की शॉप में जाके जो स्पेयर पार्ट्स हैं मोटरसाइकिल के वो भी हमने रिकवर किए। अच्छा जी। ये सब्ज़ाजार के इलाके अच्छा, में। इन 31 मुल्ज़िमान को एक ही दिन में पकड़ा कि वक्फे से? नहीं, इन मुल्ज़िमान को हमने 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना इनका नेटवर्किंग के थ्रू हमने सारों को एक से दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली, उससे हमने मतलब ये कि तमाम एसएचओज़ को हमने टास्किंग की हुई थी। तो ये तमाम एसएचओज़ ने इसमें जो है ना कंट्रीब्यूट किया। इसमें ये नहीं है कि ये सारे एक ही एसएचओ ने नहीं पकड़े। ये मेरे पास जो अगर 12 पुलिस स्टेशन हैं तो वो तमाम पुलिस स्टेशन वालों ने अपने अपने तौर पे एफर्ट्स करके तमाम टीमें बना के मुतहरक ने अब देखें हर हमारा जो इलाके में जो हमारे हर थाने में एसएचओ है, उसके साथ एडिशनल एसएचओ है, उसके साथ फिर और थानेदार हैं, फिर एएसआईज कितने हैं। अच्छा, इनसे रवायती तफ्तीश की गई कि साइंसी खतूत पे तफ्तीश की? हमने इनसे साइंसी खतूत में तफ्तीश की। जब हमने इनको फुटेज दिखाई है, जब हमने इनको कोई चीज़ें एविडेंस दिखाए हैं कि जी तुमने जो है ना ये मोटरसाइकिल चोरी की है, ये देखें फुटेज, तो फिर इसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती। रवायती तफ्तीश अब बंद कर दी पुलिस? रवायती तफ्तीश करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे पास सारी की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। पकड़ा उसने मान लिया? टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं मानते। अच्छा, वो मानेंगे जब हम उनको सबूत दिखाएंगे। अच्छा, जब हमने उनको सबूत दिखाया कि ये हमारे पास वीडियो है, इस वीडियो में आप हो कि नहीं, अब इससे आगे वो क्या झूठ बोल सकता है हमारे साथ। हाँ, अगर हमारे पास कोई सबूत ना हो और हम उससे कहें कि ये मोटरसाइकिल तुमने ही उठाया है इस इलाके से, तो फिर वो हम भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियो में बंदा कोई और है, वो सामने बैठा कोई और है। क्या क्या बरामद किया था इन 31 मुल्ज़िमान से जो हमने रिकवरी की है उसमें सबसे पहले 88 मोटरसाइकिल्स हैं। 88 मोटरसाइकिल हैं, और इसमें से कुछ मोटरसाइकिल ऐसे थे जो हमने स्क्रैप की दुकान से जो स्पेयर पार्ट्स थे ना, वो उसने टायर उसने उसको बेच दिए, और जो कहीं कुछ हिस्से जो है ना हमने उनसे वहाँ पे रिकवर किए। इसी तरह ये सब्ज़ाजार का मैं बात कर रहा हूँ, ये इसी गैंग से हमने स्टार्ट लिया था। अच्छा जी। जो सब्ज़ाजार के हमने पुलिस स्टेशन में हमारी बाइक्स चोरी होती थी पहले, वो हमने गैंग को पकड़ के जब उसको हमने इसको
बस्ट किया है। तो उस गैंग को उन्होंने वो हमें बड़े मतलब कि जो है ना वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने ये वारदातें की थी। तो फिर हमने इसके थ्रू जो है ना वो हमने लिंक करके चीज़ों को नेटवर्किंग करके एक से एक फिर ऐसे हमने चीज़ों को किया। 88 हमने इनसे मोटरसाइकिल रिकवर किए। 88 मोटरसाइकिलें हो गई। 60 हमने मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए। 60 मोबाइल फ़ोन जो उन्होंने स्नैचिंग की थी, जो रॉबरी में इन्होंने गन पॉइंट पे लोगों से छीने थे, वो हमने इनसे रिकवर किए। इसके अलावा 22 वेपन्स हैं, पिस्टल्स हैं, जिनके थ्रू ये सारी जो है ना ये गैर कानूनी असला है बेसिकली, जिसके थ्रू ये रॉबरी करते थे, जो उनके पास था वो हमने उनसे रिकवर किया। इसके अलावा हमने उनसे कैश भी रिकवर किया। कैश टोटल हमारे पास 9,80,00,000 के करीब था, जो हम इन 31 मुल्ज़िमान से हमने रिकवरी की है, जो उन्होंने यही चीज़ें बेच के और अपने पास थे ये हमने। और इसके अलावा कुछ हमें इनसे वो लैपटॉप्स भी जो उन्होंने चोरी किए थे, क्योंकि आपने इनसे तफ्तीश भी की होगी, इनसे वारदात का तरीक़ाकार भी पूछा होगा, तो क्या कहा इन्होंने तफ्तीश में? किस तरह ये शहरियों को उनके मालो मता से महरूम करते हैं? ये वारदात का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया ना कि वो जो हमने खुद चीज़ों को देखिए, अब जो चीज़ें हैं ना, अगर वो कोई प्लानिंग करते हैं ना, तो हम पुलिस वाले भी एक स्टेप आगे प्लानिंग करते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे इस एरिया में, इस पुलिस स्टेशन में, इस ब्लॉक में कोई रॉबरीज़ हो गई हैं, 2-3 रॉबरीज़ हो गई हैं, हम फिर उन दोनों रॉबरीज़ का जो है ना वो पैटर्न वो स्टडी करते हैं कि ये रॉबरी का टाइम क्या था, इनमें जो मोटरसाइकिल है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 1 to 5 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, और उसके बाद 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, या 2 मोटरसाइकिलें यूज़ कर रहे हैं, वेपन यूज़ कर रहे हैं, या स्नैचिंग कर रहे हैं। हम उसको फिर उसके बाद कि वो किस तरफ, अगर यहाँ पे इन्होंने की, इस गली में की, तो निकले इसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे आए। सर, मोटरसाइकिल को इतनी आसानी से कैसे चोरी कर लेते हैं? कौन सी ऐसी गफलत है जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं? सबसे पहले जो ज़्यादा मोटरसाइकिल जो चोरी हुए हैं ना, जो उसमें ज़्यादातर लोगों की अपनी गफलत हमने देखी है। मसलन ये कि वो सामने इन्होंने शॉप में जाना है और उन्होंने कहा कि बस मैंने ये मेडिकल स्टोर से ही बस ये मेडिसिन लेनी है, और चाबी भी बीच में लगी, स्टार्ट भी है। अच्छा जी। और अभी वो अंदर गए हैं, मेरे ख्याल में कोई 1 मिनट का टाइम लगा होगा, वापस आए हैं तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनका मोटरसाइकिल मौजूद नहीं है। इसी तरह से पार्किंग मौजूद है, लेकिन पार्किंग मौजूद होने के बावजूद वो मोटरसाइकिल राइट लेफ़्ट लगा कर कि मेरा तो काम ही इतना नहीं है, मैं तो अभी गया और अभी आया, और इस चक्कर में जो है ना वो ये होता है। और 1 to 5 की मोटरसाइकिल ज़्यादा चोरी होती हैं, क्योंकि उनकी जो प्राइस है वो स्पेयर पार्ट्स की वो ज़्यादा है, तो वो उस पर ज़्यादा चोर जो है ना वो हाथ डालते हैं। तो जिस तरह से मैं अभी एग्जांपल दूं कि ये वदत कॉलोनी में हमारी जो है ना वो बाइक चोरी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे इतवार बाज़ार को संडे के संडे जो है ना वो एक सस्ता बाज़ार वहाँ पे लगता था क्रिकेट ग्राउंड के साथ। वहाँ पे मोटरसाइकिलें चोरी होती थी? वो हमारी 2 महीने पहले वदत कॉलोनी में जो है ना 20+ मोटरसाइकिल जो है ना 1 महीने में चोरी हुई। अच्छा। और वो ज़्यादा चोरी होती थी संडे वाले दिन, इतवार बाज़ार। जो चोर भी तो ख़रीदारी के लिए आता था ना। हमने फिर उसको सारे पैटर्न को स्टडी किया कि जो हमारी सारी की सारी मोटरसाइकिलें हैं संडे वाले दिन वदत कॉलोनी से जा रही हैं और इसी इलाके से जा रही हैं। फिर हमने एक स्टेप तो पहले ये किया कि वहाँ पे हमने जो उनकी पार्किंग ऑलरेडी बनी हुई थी उसको हमने मज़ीद जो है ना स्ट्रेंथन किया कि हमने वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड को भी सेंसिटाइज़ किया। एक तो हमने वो काम कर दिया, इर्द गिर्द हमने कैमरे भी लगा दिए। दूसरा काम हमने फिर ये किया कि इसके बावजूद भी कुछ बाइक्स जा रही थी, फिर हमने CCTV फुटेज में उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि ये बाइक अब कैसे जा रही हैं। तो हमने ये देखा कि राइट लेफ़्ट कुछ लोग ना बाइक लगा जाते थे। अब एक बंदा है वो आता है, वो अंदर से शॉपिंग करके आता है, उसके हाथ में जो है ना शॉपिंग बैग है, वो अब उसने कपड़े भी बिल्कुल ठीक पहने हैं, उसका लगता ही नहीं है हुलिया के, मास्क उसने लगाया हुआ है, लेकिन अपने कपड़ों से, अपनी आउटलुक से वो लगता नहीं है कि ये कोई मोटरसाइकिल चोर है। वो आएगा और उसने मोटरसाइकिल पहले ही टारगेट किया होता है, शॉपिंग करने से पहले जब वो जाता है तो उससे पहले वो मोटरसाइकिल पे नज़र रखता है कि मैंने ये आके ये वाली करनी, आज इसका मैंने लेके जाना। वो बाहर आता है और आकर वो जो शॉपिंग बैग है वो उसके साथ हैंग कर देता है, और हैंग करते हुए ही वो उसकी जो है ना वो उसके पास कोई मास्टर की होती है, कोई डुप्लीकेट होती है, इसमें वो उसके तकरीबन। अच्छा सर, ये मास्टर की कहाँ से आती है? ये हम चोरों का ये अपने जो है ना मुख्तलिफ तजर्बों से कहीं से तो बनवाते होंगे ना ये चीज़ उनका। मास्टर की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उनकी ना कोई वायरिंग जो हमने देखी है कि वो आगे ना 2-3 वायर लगा के ना उसको कोई आगे से वो ऐसे घुमाते हैं कुछ, फिर वो जो है ना वो जो लॉक है ना वो थोड़ा सा ना इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर वो उसको अनलॉक कर लेते हैं। तो ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये जब उस तरह से उसको लॉक ओपन कर लेते हैं ना, उसके बाद वही उसका तरीक़ाकार ये था
कि वो वहाँ से शॉपिंग बैग जो है ना वो साथ ही कोई उसका जो है ना एक कोई जानने वाले की शॉप थी, वो वहाँ पे अपनी चीज़ें रखवा देता था कि मैं अभी शाम को आके ले लूँगा, और वो मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये चोर लेके जा रहा है, क्योंकि वो बड़े इत्मीनान के साथ ही अपनी कार्रवाई करता था। तो अच्छा हमने सर, ये 14 गैंग्स के 31 अरकान के पकड़े जाने के बाद आप समझते हैं कि क्राइम की रेशो में थोड़ी सी कमी हुई है? जी बिल्कुल, इसमें अगर हम ट्रेंड देखें तो ग्रेजुअली जो है ना हमारा क्राइम बाइक लिफ्टिंग में, रॉबरीज़ में, स्नैचिंग में, नकबजनी में ग्रेजुअली जो है ना वो उसका डाउन ट्रेंड है। और हमने और जब भी कोई ऐसा कोई एक्टिव गैंग हमारे एरिया में आता है, कोई किसी ने कोई कार्रवाई की, फ़ौरन हमारी तमाम जो टीमें हैं ना वो उसको आइडेंटिफिकेशन पे लग जाती, फिर आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। एक एसएचओ ने अगर कोई गैंग पकड़ा है कोई, तो वो फिर ड्यूरिंग जो इनिशियल उससे इंटेरोगेशन की वो बताता है कि जी मैं उधर भी कार्रवाई करता रहा हूँ, मैंने दूसरे पुलिस स्टेशन में भी जो है ना ये मैंने बाइक चोरी की थी। तो फिर वो एसएचओ उससे भी रब्ता करता है कि ये वाला बंदा जो है इसने आपके एरिया में की थी, और ये कहता है कि मेरा साथी वो उस एरिया में रहता है। तो फिर हम उधर जाके उसको भी जो है ना वो इसी तरीके से जो है ना एप्रीहेंड करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग से होती है कि वो जब आपस में आपका रब्ता होता है, जब आपस में आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के बाद आप उससे मटेरियलाइज़ करते हैं, तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। 14 गैंग्स के 31 अरकान पकड़े गए, 88 मोटरसाइकिलें, 60 मोबाइल फ़ोन्स, 20 से ज़ायद वेपन और 9 लाख से ज़ायद की नकदी बरामद हुई। अभी तो 14 गैंग्स के 31 अरकान गिरफ्तार हैं। मज़ीद कितने डकैत गैंग इस वक्त सरगर्म हैं ये भी पूछेंगे डॉक्टर उमर से, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दोबारा रुख करते हैं डॉक्टर उमर का, जो कि एसपी इकबाल टाउन डिवीज़न है। अच्छा सर, इस वक्त लाहौर में कितने डकैत गैंग, कितने चोर गैंग सरगर्म हैं? 14 तो आपने पकड़ लिए। अब इसमें देखें कि कहीं पे अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो रॉबरीज़ का बिल्कुल कम हो गई हैं, और जो गैंग्स हैं वो काफ़ी दूसरे थानों वालों ने भी पकड़े हैं और दूसरे डिवीजन्स ने भी पकड़े हैं। हमारी डिवीजन ने जो 2-3 दिनों में इस पे काम करके एक्टिवली मुख्तलिफ गैंग पकड़ लिए, लेकिन दूसरी डिवीजन्स वाले भी इस पे मुख्तलिफ अपनी कंटिन्यूस वर्किंग कर रहे हैं। तो लेकिन इस दौरान ये कि जब वो उनको अरेस्ट करके चलान कर देते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो अगर कोई पहले वाला गैंग कोई दोबारा बाहर निकल आए, उस टाइम पे वो कोई एक्टिव हो जाए, तो उसमें फिर उसके दोबारा वर्किंग शुरू होती है। तो ये एक क्राइम जो है वो एक कम हो जाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हम जो है वो हमारी पुलिस की जो टीम्स हैं कंटिन्यूसली इसके पीछे लगी हुई हैं। अच्छा सर, 84 पुलिस स्टेशन जी, लातादाद नाके, दर्जनों पुलिस चौकियाँ, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नाके, इसके बावजूद ये डकैत जो हैं कैसे असला लेके शहर में दंदनाते फिरते हैं? इसमें आपने देखा होगा कि कितनी सारी कार्रवाइयाँ पहले हो चुकी हैं कि पहले एंट्री पॉइंट पे बहुत सारी गाड़ियों से वेपन मिला, वो उनको जब उनकी गाड़ियों की सर्चिंग की गई, इसके अलावा मोटरसाइकिलों पे अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो उनकी जब फिज़िकल सर्च की गई, उनके पास से वेपन मिला। बहुत से लोगों के पास वेपन के लाइसेंस भी होते हैं, जिनके पास वेपन के लाइसेंस नहीं होते वो ये साबित नहीं कर पाते कि ये जो है ना लीगल वेपन है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हमारे तमाम पुलिस स्टेशन में वो डेली के बेस पे। सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, मुख्तलिफ अजला में आपने सर्व किया है, दर्जनों आपने डकैत की तफ्तीश भी की होगी, रॉबर्स की भी तफ्तीश की होगी, तो ये किस तरह असला कैरी करते हैं और किस नौयत का असला होता है इनके पास? असला जो ये जिस तरह से आपने बताया, ये स्ट्रीट क्राइम्स में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, इनके पास से जो हमें वेपन मिलता है ना, वो एक जेन्युइन वेपन नहीं होता, वो एक कॉपी वेपन होता है, जो कि मतलब ये कि ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ डेटरेंस के डराने के लिए।
वो अक्सर को वो चलाना भी नहीं आता, और अगर वो उनको चलाना भी आता है तो वो वेपन जब हम उसका मुआयना भी करते हैं तो वो वेपन इतना कुछ जंग आलूद या इतना पुराना होता है कि समटाइम्स वो वेपन्स उसमें बुलेट भी जो है ना वो उसमें स्टक हो जाती है। यानी वेपन का खौफ है। वेपन का डेफिनेटली एक डेटरेंस है। वेपन जो है वो आपकी जान भी ले सकता है, तो उस वजह से वो उसको वेपन के गन पॉइंट के तौर पे करते हैं ना ये इस तरह की वारदातें। तो वेपन जो हमने इनसे रिकवर किए हैं, हमें बहुत कम, वेरी रेयर कि वो ऐसा हो कि किसी के पास कोई जेन्युइन वेपन हो। अदरवाइज़ ये रहज़नी के लिए, ये जस्ट डराने के लिए पिस्टल दिखाकर और उसके थ्रू जो है ना ये करते हैं। और लेकिन जो हमने वेपन्स देखे हैं वो लोडेड भी होते हैं, और जो जिस तरह की जो आपने बताया कि वो जहाँ पे वेपन में फायर करते हैं 394, वो डेफिनेटली एक डेंजरस चीज़ है कि उसने किसी ने अगर रेजिस्टेंस की है तो ये फिर उस टाइम पे मुमकिन है कि उनको उस टाइम पे कोई नशे में हो, ये जो मुलजिम है आइस के नशे में हो, तो उस टाइम पे उनको समझ नहीं आती, फिर वो ज़रा सा भी आगे से विक्टिम रेजिस्टेंस करे तो फिर ये फायर कर देते हैं। हमने तमाम जो है ना रॉबरीज़ के ट्रेंड्स में यही देखा है जिसमें फ़ायर होता है कि उसमें वो वेपन को दिखाते हैं उसका, लेकिन जब वो आगे से रेजिस्टेंस आती है तो उस टाइम पे वो फिर चूँकि आइस के नशे में या नॉर्मल नहीं होते सेंसेस में, तो फिर वो जो है वो फायर कर देते हैं, और वो फायर उसकी अनफॉर्चुनेटली उसकी टांग में लग जाता है या उसको समहाउ इंजर कर देता है। तो डेफिनेटली इस वेपन के थ्रू ही ये जो है ना ये तमाम रहज़नी जो रॉबरीज़ हैं जो समटाइम्स इसमें वैल्यूएबल की अमाउंट कम होती है, लेकिन डेफिनेटली जान का खतरा तो उसमें है। अच्छा सर, ये जो डकैत और राहज़न वेपन कैरी करते हैं, ये बड़ा वेपन होता है या छोटा वेपन होता है? इसकी नौयत क्या होती है, साख्त क्या होती है? इसमें हमारे पास कुछ वेपन्स मौजूद भी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद चलकर देखें तो वो वेपन किस तरह के हैं जो हमने मुलजिमों से रिकवर किए हैं, तो वो उस वेपन को आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वेपन किस तरह के कैरी करते हैं और वो उनकी क्वालिटी क्या होती है। और इसी वजह से वो अक्सर के पास इसी जो है ना वो चीज़ों से चल भी जाते हैं कि उनके ऊपर कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं होती हैं वेपन्स के। जो वेपन्स प्रॉपर होते हैं, जो वेपन्स प्रॉपर कंपनीज़ करती हैं, उनको मैन्युफैक्चर करती हैं, उसमें वो उसकी सबसे पहले उसको चलाने के तरीके और फिर उसकी सेफ्टी मेजर्स पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है। चलते हैं जी डॉक्टर उमर के साथ उस जगह पे जहाँ मुलजमान से बरामद असला मौजूद है। रॉबर, स्ट्रीट क्रिमिनल कौन सा असला कैरी करते हैं, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इनलीगल वेपन भी हम देखेंगे जो कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल लेके कैरी करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे देखने वालों को बताएं कि ये जो चीज़ें आप इनसे बरामद करते हैं, लूटा हुआ माल, ये किस तरह आप वापस उस शख्स को देते हैं जो कि मुतासरा होता है, जो लूटा होता है, लूट चुका होता है इनके हाथों? अच्छा, इसमें तरीकाकार बेसिकली ये है कि जब ये जो इनसे हम मुलजिम को अरेस्ट करते हैं तो जो इनसे हमें बरामदगी होती है उसके साथ फिर जब ये चालान जमा हो जाता है कोर्ट में, तो फिर ये साथ ही जो है ना अपनी जो मुद्दई है जिसकी कोई चीज़ उसकी मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, उसके लिए फिर वो अदालत में सुपुर्दारी लगवाता है। फिर वो सुपुर्दारी लगवाते हैं तो फिर वो उसका तरीकाकार है कि कोर्ट के ऑर्डर्स से कोर्ट हमें ऑर्डर देता है कि ठीक है इसका जो है ना वो बाकी इन्होंने सारा मुकम्मल है प्रोसीजर, तो आप इसको ये हैंड ओवर करते हैं। तो फिर वो कोर्ट जो है ना वो उसको टिल ट्रायल जो है ना वो उसको हैंड ओवर कर देती है कि ये चीज़ आप जो है ना आपको वापस मिल जाती है, तो अच्छा, कोर्ट के ऑर्डर से मिलती है। अच्छा, अमूमन ये भी शिकायत ज़बान ज़द आम होती है कि मुकम्मल बरामदगी जो है वो नहीं होती, तफ्तीशी ऑफिसर जो होता है वो बरामदगी देने में ले तो लाल से काम लेता है। नहीं, इसमें अगर कहीं पे कोई मुद्दई को अगर इस कहीं पे तफ्तीश से मुतमईन ना हो या कहीं पे उसको लगे कि मेरी बरामदगी जो है ना वो ऐसे मुकम्मल उसको नहीं हवाले की गई या किसी मुलजिम से बरामदगी ज़्यादा हुई थी और मुझे कम मिली है, तो उसका फिर तरीक़ाकार है ना कि आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर के साथ या उसके डीएसपी कोई हैं वहाँ पे, फिर एसपी का ऑफिस है, इसके अलावा और भी सीनियर का ऑफिस है, उसमें मुकम्मल इंक्वायरी हो जाती है। इंक्वायरी में चीज़ सामने आ जाती है। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा जो है ना ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जब वो मुलजिम को पकड़ते हैं तो फिर वो साथ में पूरी टीम होती है। अच्छा, अगर जब मुलजिम पकड़ा जाता है तो 100% बरामदगी उससे होती है कि कोई थोड़ी सी कमी पेशी? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जब मुलजिम, क्योंकि अब देखें अगर कहीं पे कोई किसी हमने देखा कि मुद्दई से कोई कैश छीन लिया गया, अब मुलजिम अगर तो हमने फ़ौरन पकड़ लिया तो वो उससे कैश निकल आता है, ठीक है। अगर वो उसको मुलजिम को ट्रेस करने में या अरेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाए, इसमें ज़्यादा मेहनत का दरकार हो,
तो उस दौरान वो मुलजिम जो है वो उन पैसों से अपनी कोई ज़रूरियात पूरी कर लेता है, तो फिर वो वहाँ पे हमें दुश्वारी होती है। अच्छा, जैसे जो आपने वो 14 गैंग्स पकड़े, उनके 31 अरकान से जो बरामदगी है, जी, उसकी तकसीम भी ऐसे ही होगी? वो फिर अब देखिए ये तमाम जो बरामदगी हुई है ना मुलजमान, और ये तमाम बरामदगी मोटरसाइकिल, ये सारे हम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन विंग वो तमाम हालात तफ्तीश को जो है ना वो अपने रिकॉर्ड में लेकर आकर के किस मुलजिम से कितनी कितनी बरामदगी हुई है, किस मुलजिम से कौन से मोटरसाइकिल मिले हैं, उसके मुताबिक ये कौन से मोटरसाइकिल चोरी किस मुकदमे में चोरी हुआ था, फिर वो उसके मुताबिक वो सारी उन मुलजमान को उनके मुद्दइयों के हवाले करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये असला है जी, जो कि स्ट्रीट क्राइम में इस्तेमाल होता है, अब इस असले को आसानी से कैरी किया जाता है? अब आप देखें तो ये बेसिकली जैसे हमें देखने से नज़र आ रहा है कि ये जो पिस्टल्स हैं ये सारी की सारी जेन्युइन भी नहीं है, और कॉपी है ये सारी कॉपी है, और ये ऐसे ही किसी ने कहीं से कोई आम सी दुकान से कहीं से ले ली है और उसने अपने मकसद पूरा करने के लिए। आसानी से मिल जाता है सर? देखें आपको मैंने बताया ना कि ये आसानी से बिल्कुल नहीं मिलती। इसमें ये होता है कि ये जिस तरह से ये है, ये पिस्टल आपने देखा, ये अगर हमने किसी को कहा कि जी कि कोई मुलजिम कहीं पे जाता है, वो आके कहता है जी मुझे कोई ऐसी पिस्टल चाहिए, तो फिर वो ऐसे तो किसी को नहीं देगा। लेकिन वही ना कि वो किसी का कोई रेफरेंस इस्तेमाल करके, ताल्लुक़ इस्तेमाल करके वो कहेगा फ़लान जगह चले जाओ, वहाँ से मिलेगा। फिर वहाँ पे पुलिस, इस तरह से हम भी करते हैं कि हम अपना जो है ना अपना कोई बंदा भेजते हैं कि यार जाके देखो ये बंदा, हमें शक पड़ रहा है कि ये कोई गैर कानूनी असलहा का काम तो नहीं करता। तो फिर जब कोई हमारा बंदा जो इन्फॉर्मर है वो जाके उनसे कहता है कि जी मुझे कोई पिस्टल चाहिए, तो वो बंदा कहता है कि नहीं मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन समटाइम्स अच्छा, ऐसा होता है कि ये हम अपना जो है ना इसी तरह से जो है ना जब चेक करते हैं आप चेक उसको? करके फिर जब हमें पता चलता है कि ये वाकई इस तरह के काम में इन्वॉल्व है, तो फिर हम उससे कितने ऐसे वेपन्स हैं जो हमने इस तरह से तरीके से रिकवर किए हैं। अच्छा जी, आप किस तरह इसको चेक करते हैं कि किस तरह ये इसकी फ़रोख्त हो रही है या नहीं हो रही? ये जब मुलजमान से हम इंकशाफ करते हैं कि जी ये पिस्टल आपसे बरामद हुआ है, अच्छा जी, आपने ये वाला पिस्टल जो है ये आपने कहाँ से लिया है। अब इसमें मुलजमान जो है ना वो पहले तो हमें वो ठिकाना नहीं बताते, लेकिन जब हमें वो बताते हैं कि जी हमने फ़लाँ एरिया से साइंसी तफ्तीश में वो ठिकाना नहीं बताते, रवायती तफ्तीश में बता नहीं, देते हैं? इसमें ऐसे है कि वो हमें पहले, क्योंकि उन्होंने भी डायरेक्ट कहीं से नहीं लिया होता, उन्होंने भी कोई अपना कोई जानने वाला बीच में डाल के कहीं से लिया होता है। फिर ये कि जब वो हमें इलाके का बताते हैं कि जी मैंने तो फ़लाँ बंदे से जो है ना पिस्टल मंगवाया था, हाँ, हम फिर वो ये करते हैं कि हम उस बंदे के पास अपना बंदा भेजते हैं कि भाई इसको चेक करो कि भाई इसको पिस्टल चाहिए। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उनमें ज़्यादातर ये वेपन, छोटा वेपन इस्तेमाल होता है कि बड़ा वेपन भी इस्तेमाल? नहीं, जितने भी मुलजमान हमने देखे हैं, कुछ CCTV फुटेज भी हमने देखी है, फिर मुलजमान को जो अरेस्ट भी किया है, तो उनसे हमें स्ट्रीट क्राइम्स में हमें इसी तरह के जो वेपन्स ना, छोटे वेपन्स हैं सर देखने ये में मिलते हैं। कहाँ से आता है ये असला? आपकी इतने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, हज़ारों मुकदमात, बड़ी तादाद में असला पकड़ लिया, गोलियाँ बरामद, फिर इसके बावजूद इसके देखें ना अभी जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई हैं जो अभी रिसेंटली जो और हर महीने हो रही है, हर रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है, तो अभी ये चीज़ें बहुत कम हैं। आता कहाँ से? ये तो मुख्तलिफ़ इलाकों में, अब जिस तरह से हमने जो एक दो बंदों को पकड़ा था, तो उसने भी यही बताया कि मेरा कोई जानने वाला दूसरे शहर से आता है, वो आते हुए कभी एक वेपन ले आता है साथ में, कभी 2 ले आता है, जितने वो ला सकता है। आपके नाके बेसुध हैं? बिल्कुल चेक होते हैं वहाँ पे, नाकों पे चेक होते हैं, पकड़े जाते हैं। आपने देखा नहीं हमारे नाके पे कितनी हमारी वहाँ पे FIRs हुई हैं, कितने मुलजिमान हमने इनको अरेस्ट किया है। लेकिन मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अगर एक नाके से मिस हो गया तो अगले नाके पे चला जाता है, अगले नाके जाके चेक हो जाता है। कानून क्या कहता है इनलीगल वेपन की खरीदो फरोख्त पे, इसको कैरी करके ले जाने में? जहाँ पे इलीगल और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि जब किसी डकैत से आप ये इलीगल वेपन पकड़ते हैं तो क्या इसकी अलग कार्रवाई है कि इसको भी उसी में उसी दफात के तहत कार्रवाई? नहीं, इलीगल वेपन को रखना, कैरी करना, ये एक इटसेल्फ एक ऑफेंस है, और इसकी सेपरेट जो है ना वो FIR होती है, इसका सेपरेट सेक्शन है, और उसके मुताबिक फिर इसकी सज़ा भी डिफरेंट है। और जिसके पास उसका लाइसेंस होता है वो तो लीगल वेपन है कि उसने प्रॉपर तरीक़ाकार अडॉप्ट करके उस वेपन को रखा है, कैरी कर रहा है अपनी हिफाजत के लिए। अगर किसी का लाइसेंस एक्सपायर भी हो गया है तो उसके अभी भी एक ऑफेंस है कि इसने इसको क्यों जो है ना रीन्यू नहीं करवाया, क्योंकि वो उसका एक टाइम लिमिट होता है कि वो क्योंकि जब ये वेपन्स का लाइसेंस लेते हैं तो फिर वो अपनी कोई वजह पेश करते हैं कि मैंने इस मकसद के लिए इस वेपन को मैंने कैरी करना है, इतने टाइम पीरियड के लिए करना है। तो मुमकिन है जिस काम के लिए उन्होंने वेपन
के लिए एप्लीकेशन दी है वो अब उनका मकसद पूरा हो गया। अच्छा सर, स्ट्रीट क्राइम की वारदात में मज़ाहमत पर जब फायर होता है तो ये भी मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश में देखा गया कि फायर करने वाला उस वक़्त नशे की हालत में होता है। ऐसे वाक़यात की शरह कितने फ़ीसद है और ये Sometimes- कौन सा नशा है जो हमने ऑब्ज़र्व किया है ना, इनका पैटर्न देखा है, इनका ट्रेंड देखा है, उसमें ये देखा गया है कि ये जो मज़ाहमत करने पे जो फायर करते हैं ना, वो अक्सर इस अंदाज से करते हैं कि मेरे पास वेपन था और इसने मेरे से जो विक्टिम है उसने मेरे ओवर स्मार्ट होके जो है ना वो मेरे से मज़ाहमत की। उनका माइंड सेट होता है। कुछ हमने ऐसे मुल्ज़िम पकड़े थे तो उसमें उन्होंने ऐसी जो है ना वो हरकत की थी कि उनके ऊपर कि जो उन्होंने जो है ना वारदात अच्छा, करने ये के पहले बाद कराची में ये ट्रेंड था कि नशे की हालत में वारदात करना और फायर मार देना, अब ये ट्रेंड लाहौर में भी है? लाहौर में तो हमें ऐसी बहुत कम ऐसी वारदातें हमें मिली हैं। यानी अभी आगाज़ है। नहीं, इसमें आप देखें कि पहले ये चीज़ें होती थी लेकिन अब तो आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत कम हो गई हैं। और जिस तरह से मतलब मुल्ज़िमान पकड़े जा रहे हैं, मुल्ज़िमान को भी इस चीज़ का खौफ है ना। जिस तरह CCTV फुटेज में वो नज़र आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में सेफ सिटी का जो एक मरबूत सिस्टम है जिसके थ्रू ये सारी फुटेजेस हम लेते हैं वो खुद हमें प्रोवाइड अच्छा करते सर, हैं। क्या आप नहीं समझते कि वेपन, शो ऑफ वेपन हमारी नई नस्ल में, नौजवान नस्ल में इसका एक ट्रेंड चल गया है? टिकटॉक, यूट्यूब, दीगर सोशल ऐप्स पे वेपन पकड़ के वीडियोस का अपलोड करना, किस तरफ जा रही है हमारी नौजवान नस्ल? इसमें जो जिस तरह से देखा, जब ये टिकटॉक की ऐप नई आई थी तो इस तरह से लोगों ने मुख्तलिफ ट्रेंड बनाने के लिए वेपन का भी यूज़ किया। लेकिन जब देखा कि इसे नौजवान नस्ल जो है ये गलत रास्ते की तरफ जा रही है तो फिर इसके ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया। और आपने देखा कि जितने भी शो ऑफ वेपन्स, जितनी भी किसी की वीडियो आ रही हैं उसको फिर अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद FIR भी दी गई और फिर दूसरों को डेटरेंस के लिए उसको ये भी बताया गया दूसरों को कि ये इस तरह से उन्होंने टिकटॉक वीडियो लगाई थी और अब पुलिस का एक्शन ये हुआ है। अच्छा, इसने टिकटॉक वीडियो लगाई, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं क्या? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, हमारा देखें लीगल तरीकाकार बेसिकली वो ये होता है ना कि हमने तो अपनी कानूनी कार्रवाई करनी, लेकिन हम कम से कम दूसरों को ये एजुकेट करते हैं अपने जो ये वैसे नौजवान। सॉफ्टवेयर अपडेट ये क्या टर्म्स है? ये तो टर्म एक ऐसी किसी ने बनाई हुई है, लेकिन ये इसका पुलिस कानून में कोई है? इसका पुलिस में भी कोई ऐसा किरदार नहीं है। पुलिस जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट, ये समझ लें कि FIR देना और उसको राह रास्त पे लाना, और यही सॉफ्टवेयर अपडेट है कि हमने एक लीगल कार्रवाई की, उसको अरेस्ट किया और उसके बाद जब वो अरेस्ट हुआ, FIR हुई, जब वो बिहाइंड द बार्स चला गया तो उसको पता चल गया ना कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। तो ये चीज़ ही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कौन से ऐसे इक़दामात होने चाहिए जिनकी वजह से इन लीगल वेपन की जो आमदो रफ्त है ये ख़त्म तो नहीं लेकिन कम हो सकती है? देखें, इसमें सबसे पहले जो हमारी कम्युनिटी है उसका बड़ा अच्छा जो है ना रोल है। हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे 15 की कॉल का, वो इसीलिए है कि किसी को थाने आने से पहले कहीं राह गुज़रते, कहीं रास्ते में आते जाते कहीं पे वो ऐसी कहीं पे पिस्टल देख ले किसी के पास तो वो फ़ौरन 15 पे कॉल करे। एक वीडियो चल रही थी यहाँ पे वायरल हुई, उसमें एक बंदा गाड़ी चला रहा था और उसने देखा कि रोड के ऊपर अगली गाड़ी जो जा रही है ना उसके पास पिस्टल है और वो लोगों को डरा रहा है अपनी गाड़ी चलते हुए कि रास्ता दो। तो उस पर जो है ना आपने देखा कि लाहौर पुलिस ने कैसा एक्शन लिया कि वो उसने 15 पे कॉल कर दी और कि ये सामने वाली गाड़ी है और साथ में वीडियो भी चला दी और ये इस पर पिस्टल है बंदे के पास। तो लाहौर पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया, उसके ऊपर एक्शन लिया, बंदे को पकड़ा, उससे पिस्टल भी निकला। क्या आप समझते हैं कि अवाम का इस कदर एतमाद है पुलिस पे? बिल्कुल, आप देख लें कि अवाम का एतमाद है तो जो 15 की कॉल्स फ़ौरन आती हैं, फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स होता है, तो फिर जो उसका आपने देखा कि इसका सदेबाद भी किया गया। तो यही एतमाद बनता है कि जब कोई ऑफेंस कहीं राह गज़ीर देख रहे हैं कि इन्होंने अपना वेपन का इस्तेमाल किया है, इनके पास वेपन है, तो वो 15 पे कॉल करते हैं, हमें रिसीव होती हैं ऐसी, हमें बहुत सी ऐसी कॉल्स रिसीव होती हैं जिसमें कॉलर सिर्फ ये कहता है कि मैं इस लोकेशन पे हूँ, यहाँ पे मुझे एक सस्पिशियस मोटरसाइकिल, एक सस्पिशियस एक्टिविटी या मुझे एक सस्पिशियस बंदा नज़र आ रहा है। हमारी पुलिस टीम जो है ना वहाँ पहुँचती है, उससे मिलती है, उससे बात करती है और उसको मुतमईन करती है। SP इकबाल टाउन डिवीज़न डॉक्टर मोहम्मद उमर जी, क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल को इस मौजी लानत से बचने के लिए? देखें, इसमें नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है, तमाम के लिए ये पैगाम है कि जब भी कहीं आप ऑफेंस
आपके साथ हो या आप ऑफेंस देखें, आप उसकी फ़ौरन 15 पे कॉल करें। 15 पे कॉल करेंगे तो फिर उसके मुताबिक पुलिस लीगल कार्रवाई करती हुई FIR को रजिस्टर करेगी। उसके बाद फिर पुलिस का इम्तहान शुरू हो जाता है कि पुलिस ने जो है वो उस टाइम पे उस बंदे को ट्रेस करना है, उस बंदे को पकड़ना है। जब पकड़ लेती है, उससे बरामदगी कर लेती है, उस टाइम पे फिर मुद्दई का इम्तहान शुरू हो जाता है कि मुद्दई ने जो हमारे जो विक्टिम हैं उन्होंने हमारा साथ देना है कि हम इस केस को फॉलो करें कोर्ट में, ताकि हम मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाएं, उनकी शनाख्त करें, उनके बताएं कि वाकई इसी बंदे ने हमारे साथ जो है वो ये जो वारदात की थी। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से उन मुल्ज़िमान को सज़ा मिलेगी, दूसरे जो मुल्ज़िम हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। तो इसी तरह से इसके अलावा भी कोई भी गैर कानूनी आप एक्टिविटी कहीं पे भी देखते हैं तो हमारे जो नौजवान हैं उनका ये फ़ौरन है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है कि फ़ौरन 15 पे कॉल करें, आप इन्फॉर्म करें, 15 पे कॉल करें, आपको पूरा के पूरा रिस्पांस मिलेगा। इन केस अगर आपको लगता है कि आप मुतमईन नहीं हैं तो इसमें फिर हमारे दफ्तर मौजूद हैं, हमारे सीनियर्स के दफ्तर मौजूद हैं, वहाँ जाके आप बता सकते हैं कि मैंने ये कॉल की थी और यहाँ पे मैंने इल्लीगल एक्टिविटी देखी है। आपके मुतल्लिका पुलिस स्टेशन ने, आपके मुतल्लिका अफसरान ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर ऑटोमेटिकली इस पर एक्शन हो जाता है। बातें सुनी आपने SP इकबाल टाउन डॉक्टर उमर की। उनका कहना है कि जुर्म के खात्मे के लिए पुलिस का साथ दें, आपका साथ होगा तो जुर्म का खात्मा होगा। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।